तो दैट इज ऑब्वियसली दिस प्रोसीजर ऑफ 234 रेड 25A। आर वी गुड? चलो देखते हैं चैप्टर याद हो गया कि नहीं। फटाफट आते हैं यहां पर चैप्टर नंबर 11 क्रॉस बॉर्डर मर्जर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मर्जर इनबाउंड एंड आउटबाउंड। अब सब लोग साथ में बोलेंगे। इनबाउंड मींस व्हेन अ फॉरेन कंपनी मर्जेस विद अ इंडियन कंपनी रिजल्टिंग इन अ इंडियन कंपनी। आउटबाउंड मर्जर व्हेन एन इंडियन कंपनी मर्जेस विद अ फॉरेन कंपनी रिजल्टिंग इन अ फॉरेन कंपनी। वंडरफुल। चलो ठीक है। इनबाउंड के अंदर पांच फैक्टर क्या होते हैं? सिक्योरिटीज, ब्रांच ऑफिसेस, एसेट्स, बोरोइंग, बैंक अकाउंट। इनबाउंड की बात कर रहा हूं। सिक्योरिटीज विल बी इशूड बाय Indian company to shareholders of foreign company. Second, branch offices. Branch offices of the foreign company will become the branch offices of Indian company. Third, assets. All the assets of the foreign company will become the assets of Indian company, except for those assets which are not allowed, not permitted to be owned. They have to be sold within 2 years. Thereafter, borrowing. All the borrowing of foreign company will become the borrowing of the Indian company. Bank account. Indian company is permitted to have a temporary bank account abroad for a period of 2 years to handle the merger amalgamation. Easy peasy over. इसके अंदर applicable regulation की बात करूं तो हर जगह FEMA regulation आ जाएगा। एक जगह ECB आएगा। कहां? Borrowing. जब borrowing की बात आएगी तो वहां पर लिखना है ECB guidelines will be applicable, बाकी FEMA। अब आ जाते हैं outbound merger के अंदर। तो आपको पता है क्या होता है outbound merger? तो obviously when an Indian company merges with a foreign company resulting in a foreign company, पांचों फैक्टर सेम है। सिक्योरिटीज, ब्रांच ऑफिस, assets, borrowing, bank account. Securities. Now securities issued by आउटबाउंड है ना, तो सिक्योरिटी इशूड बाय फॉरेन कंपनी टू शेयरहोल्डर्स ऑफ इंडियन कंपनी। ऑल द ब्रांचेस ऑफ इंडियन कंपनी विल बिकम द ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी। assets, all the assets of Indian company will become the assets of foreign company except for those assets that are not allowed to be held. They have to be sold within 2 years. And उसके बाद में borrowing will be paid as per the scheme and last the bank account you are allowed to have a temporary bank account for 2 years. Easy peasy over. इसमें सब जगह यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, बट FEMA भी आप लिख सकते हो। एक जगह पर आएगा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी इशू कर रहा है फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के शेयरहोल्डर को, तो उनका ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडियन कंपनी के शेयरहोल्डर्स का। इजी पेजी ओवर। फिर अगर मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली ऑन 234 रेड विद 225A। तो 234 रेड विद 25A इसके अंदर कहा गया कि कोई भी इंडियन कंपनी के फॉरेन कंपनी से मर्ज हो रही है तो सबसे पहले चेक करना कि फॉरेन कंपनी बिलोंग्स टू अ स्पेसिफाइड एलिजिबल jurisdiction. Now you have to give an application to RBI. Along with the application, you have to give a declaration. Declaration में 2 पॉइंट होने चाहिए. That the valuation is done as per international valuation and accounting norms. And दूसरा, the valuation is done by a professional belonging to jurisdiction of the transferee company. उनका पूरा फॉलो किया. फिर RBI अगर अप्रूवल दे देता है तो हम लोग फिर अप्रूवल के साथ में जाते हैं NCLT के पास में. टॉपिक खत्म. बट अगर आपका ये मर्जर हो रहा है विद एनी कंट्री जिसके साथ आप लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हो तो आप दोगे साथ में CAA 16. बहुत ही जबरदस्त. उसके बाद बात करते हैं जुरिसडिक्शन की. देखते हैं आपको याद देखनी है. जुरिसडिक्शन, अगर एक इंडियन कंपनी अब्रॉड में कहीं भी मर्जर करना चाहती है तो सिर्फ ऐसे जुरिसडिक्शन से मर्जर कर सकती है जो कैसा होना चाहिए. पहला, या तो उसका सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर IOSCO का सिग्नेटरी होना चाहिए, या फिर उसका सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ एक बायलैटरल ट्रीटी का सिग्नेटरी होना चाहिए. बहुत अच्छी बात ये होता है. तो ये नहीं है तो उनका सेंट्रल बैंक शुड बी अ मेंबर ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट. ये इनमें से कुछ एक तो होना ही चाहिए. हां ये है. और साथ ही साथ वो दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट मेड बाय FATF वेयरइन दे हैव मेंशन्ड द कंट्रीज व्हिच हैव डेफिशिएंसीज. सर डेफिशिएंसीज किस चीज में होती है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स या कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इसमें, या फिर दे हैव हैड डेफिशिएंसीज बट दे आर नॉट रेडी टू डू एनी प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग द डेफिशिएंसीज और इंप्लीमेंटिंग एनी एक्शन प्लान टू रिड्यूस द डेफिशिएंसी. तो यहां पे कवर्ड है. तो ऐसी कंट्री के कंपनी के साथ मर्जर अमलगमेशन नहीं कर सकते. फिर आते हैं बेनिफिट्स एंड रिस्क. ड्राइवर्स की बात करें, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ड्राइवर्स आप हिल जाओगे तो केयरफुल रहो हर टाइम पे. बेनिफिट्स एंड रिस्क को ड्राइवर्स एंड रिटर्न्स बोल रहे हैं. ठीक है. तो बेनिफिट्स एंड रिस्क की बात करें. बेनिफिट्स क्या है? 4. डाइवर्सिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड मैं भूल गया एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. यस, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका एक पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन DD हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक पॉइंट, जबरदस्ती कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी ऐड कर देते हैं. ये हो गया हमारा बेनिफिट्स. रिस्क क्या है? 3. एक तो वहां के प्रोफेशनल्स पॉइंट करने पड़ते हैं तो हाई कॉस्ट, उसके बाद में लैंडस्केप बहुत अलग होगा रेगुलेशंस का, और थर्ड इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ये बहुत बड़ा ही इशू है. स्पेशली पिछले 2-3 सालों से देखें तो पहले ऐसा लगता था कि अब तो वॉर वगैरह कहां होगी, सब समझदार लोग इस दुनिया में वॉर की होगी, पर पिछले 2-3 साल में देखो तो वॉर सिचुएशन कभी भी आ सकती है ऐसा लगता है. तो इट इज जस्ट कि सिचुएशन को ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट में भी आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना बहुत जरूरी है. चलो उसके बाद वैल्यूएशन क्रॉस बॉर्डर. इट सिंपली सेज एज सून एज यू हैव आइडेंटिफाइड द एंटिटी द नेक्स्ट स्टेप इज वैल्यूएशन. वैल्यूएशन के अंदर देयर आर वेरियस मेजर्स. फ्यू ऑफ देम आर गिवन एज फॉलोज. फर्स्ट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, PE रेशियो, मार्केट टू बुक वैल्यू मेथड. वेरी गुड. उसके बाद आ जाएगा टैक्सेशन. जबरदस्त. 6 पॉइंट की वजह से सबसे पहला, टैक्स लॉसेस नॉट जनरली अवेलेबल. STT will be payable on every shares bought or sold from a recognized stock exchange at a rate of 0.1%. Third, slum sale. No various deductions will be available. No GST. Next one, GST will be applicable other than slum sale. Inadequate consideration पे अगर ट्रांसफर किया था ट्रांसफरर ने और पैसा देना बाकी अथॉरिटी को, अथॉरिटी कैन रिकवर फ्रॉम द ट्रांसफरिंग कंपनी. लास्ट इज कैपिटल गेन. If any foreign company transfers the shares of some foreign company which derives the value from Indian company's asset, capital gain is going to be applicable in India. जबरदस्त. फिर आते हैं हम लोग रेगुलेटरी एस्पेक्ट. अब नाम बोल के बताओ. सबसे नीचे जाते हैं. टेक ओवर कोड, FDI रेगुलेशन, ODI रेगुलेशन. रुक जाओ. अब आते हैं FEMA के 3 रेगुलेशन. मन में बोलो, तीनों बोल पा रहे हो क्या? सही है. 2018 का क्रॉस बॉर्डर मर्जर, 2019 का नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, 2022 का ओवरसीज इन्वेस्टमेंट. बस रिवीजन करते भूल नहीं सकते हम लोग. फिर आ गया अर्न आउट एंड कार्व आउट. क्या फुल टॉपिक है कि कार्व आउट क्रॉस बॉर्डर मर्जर. अगर एक इंडियन कंपनी अपने कुछ शेयर्स इंडिया के बाहर इशू कर देती है दैट विल बी क्रॉस बॉर्डर कार्व आउट. अर्न आउट, व्हेन इन एनी मर्जर और एक्विजिशन देयर इज अ कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन देन इट इज अर्न आउट. अर्न आउट कैन बी 3 टाइप, कैश अर्न आउट, इक्विटी अर्न आउट एंड स्टॉक कंपनसेशन अर्न आउट. फिर आता है पोस्ट मर्जर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन. 3 चीजें पर वैल्यू कर सकते हो. रिटर्न्स देखते हुए, कैश फ्लो एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितना हुआ है, एंड लास्ट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन. एंड वी आर सुपर डन. खत्म. डन. क्या इसके अलावा कुछ पूछ नहीं पाएंगे. अभी करेंगे फेयर आइडिया. माय गुडनेस. वंडरफुल. चलिए